सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। जोरदार स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज मैं ये लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, पर मैं स्ट्रीम जरूर कर रहा हूँ लाइव इंस्टेंट प्रीमियर की तरह। तो ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो मेरे भाइयों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या क्या आता है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। तो देखो मेरे भाइयों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी 3 चीजों पे फोकस करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी तुम्हें 3 चीजों का आंसर देती है कि हाउ डू यू अट्रैक्ट कस्टमर्स, हाउ टू विथहेल्ड द कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो ये 3 पॉइंट्स है मेरे भाइयों कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है मेरे भाई। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में मैंने तुम्हें बताया था कि बिफोर मेकिंग एनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी तुम लोग पहले ये पता करोगे कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स आखिर है कौन, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कैसे तुम उनकी वीकनेस का लेवरेज उठा सकते हो। The competitive landscape is all about identifying your competitors, then understanding your competitors by analyzing their goals, vision, mission, then finally finding out their strengths, finding out their weaknesses, and then you'll have to merge all the information. तो वो जो merged information होती है ना मेरे भाइयों, उसे कहा जाता है competitive landscape. Competitive landscape को समझने के लिए तुम्हें जरूरत होती है competitive intelligence की, यानी कि मेरे भाइयों तुम्हें उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर तुम लोग बेहतर तरीके से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ पाओगे। फिर फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होते हैं। तो मेरे भाइयों, बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी तुम्हें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना होगा, यानी कि तुम्हें इंटरनल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करना होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करना होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में तुम लोग 2 चीज़ों का एनालिसिस करते हो, एक होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस और एक होता है डिटर्मिनेंट एनालिसिस। परफॉर्मेंस में तुम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हो कि क्या हम लोगों ने जैसा रिजल्ट सोचा था वैसा रिजल्ट आया या नहीं आया, यानी कि तुम लोग एनालाइज कर सकते हो बैलेंस शीट को, तुम लोग एनालाइज कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तुम लोग एनालाइज कर सकते हो आरओआई को, तुम लोग एनालाइज कर सकते हो आरओसी को, तुम लोग एनालाइज कर सकते हो एसेट टर्नओवर रेशियो को। और फिर मेरे भाइयों आता है डिटरमिनेंट एनालिसिस। डिटरमिनेंट एनालिसिस मतलब हर वो चीज जो तुम लोग फाइनली रिजल्ट लाने के लिए करते हो, वो सारी चीजों का एनालिसिस विल बी डिटरमिनेंट एनालिसिस। जैसे सेल्स मेरा एक रिजल्ट है, लेकिन उस सेल्स को करने के लिए मुझे प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, मुझे ज़रूरत पड़ती है प्रोक्योरमेंट की, मुझे ज़रूरत पड़ती है एचआर की, मुझे ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे मेरे डिटरमिनेंट एनालिसिस। तो फाइनली मेरे भाइयों, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल के अंदर परफॉर्मेंस और डिटरमिनेंट, एक्सटर्नल के अंदर तुम लोग कस्टमर का एनालिसिस करते हो, कौन से तुम्हारे हाई पेइंग कस्टमर्स है, कौन से लो पेइंग कस्टमर्स है। हमेशा पैरेटो एनालिसिस याद करना, यूर 80% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर्स। तो बहुत जरूरी है यार कस्टमर का एनालिसिस करना और ये पता करना कि तुम्हारे लिए बड़े प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन है, कौन से वो 20% कस्टमर्स है जो तुम्हें 80% तक रेवेन्यू देके जाते हैं। तो पैरेटो एनालिसिस में भी अप्लाइड इन कस्टमर एनालिसिस। फिर तुमने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है और फाइनली पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड ऑफ कोर्स इकोलॉजिकल। ये सारे एनालिसिस तुम्हें करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर। फिर मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें आगे बताया था उनकी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर कुछ इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या है? पहला इशू कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी एकदम से चेंज नहीं की जा सकती। जो रूटीन डिसीजंस तुम लोग इतने सालों से लेते हुए आए हो, उसी के बेसिस पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी आगे भी बनती है। तो यू कैन नॉट चेंज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट वन गो। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, सो दैट इज अ बिग रिस्क विद द बिजनेस। चेंज हमेशा ट्रांजिशनल होता है, चेंज हमेशा पैरेलल चलता है। अगर मान लो लोग अभी तक अकाउंटिंग मैनुअली कर रहे थे और तुमने बोल दिया कल से सब टैली पे करेंगे, नहीं तो सब के सब बाहर, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी मेरे भाई। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उन्हें ऑप्शन देना पड़ेगा कि 15 दिन तक तुम लोग मैनुअली भी करो और साथ साथ टैली भी सीखते जाओ। 16वें दिन से हम लोग पूरे टैली पे शिफ्ट कर देंगे। तो चेंज हमेशा ग्रेजुअली लेके आए जाते हैं, और जबकि छोटा चेंज अगर इतने ग्रेजुअली आ रहे हैं तो सोचो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को रातों रात चेंज कर देना, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे तुरंत चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट होता है मेरे भाइयों बैलेंस। तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है
और तुम्हारे पास क्या स्ट्रेंथ है, ज़रूरी नहीं है दोनों हमेशा मैच करे, तो तुम्हें वैसी अपॉर्चुनिटी देखना है जिसका तुम लोग लिवरेज ले सको यूजिंग योर स्ट्रेंथ, और तुम्हें ऐसी स्ट्रेंथ ढूंढनी है जिससे तुम लोग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सको. सो देयर हैज टू बी द राइट बैलेंस बिटवीन द अपॉर्चुनिटी एंड द स्ट्रेंथ दैट इज अवेलेबल विद इन योर कंपनी. तो दूसरा बड़ा इशू होता है मेरे भाइयों बैलेंस स्टैब्लिश करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तुम अपने मन मुताबिक ढूंढ नहीं सकते. जो मार्केट में होगी वही अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल पाएंगी. घर में तो मैन्युफैक्चर करते नहीं हम लोग अपॉर्चुनिटीज. तो बैलेंस क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर तीसरा पॉइंट आता है मेरे भाइयों रिस्क. तुमने लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट को देखकर कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हो गया तो. तुम लोगों ने शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट को लेकर एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हो गया तो. तुमने स्ट्रेंथ को बेसिस बना के कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हो गया तो. तुमने वीकनेस को बना के कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत हो गया तो मेरे भाइयों जब तुम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हो तुम लोग बात करते हो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की. जब तुम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हो तुम लोग बात करते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस की. तो रिस्क भी है, और रिस्क का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर लॉन्ग टर्म रिस्क देख रहे हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ग्लोबल रिसेशन आ जाए. अगर तुम लोग शॉर्ट टर्म रिस्क देख रहे हो इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ टाटा एक्वायरिंग कोरस एट द रॉन्ग टाइम. गलत टाइम पर कोरस को एक्वायर किया, कोरस $12 बिलियन में खरीदी गई. उसके आधी प्राइस पर कोरस अवेलेबल थी 6 महीने पहले, और 1 साल बाद ही कोरस की सेल्स में हेवी डाउनफॉल आया. तो टाटा की 12 बज गई थी. टाटा स्टील्स वाज रियली हैविंग अ लॉट ऑफ क्रंच, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेट ले ली कोरस को एक्वायर करने में, और फिर रिजल्ट्स नहीं आए जैसे रिजल्ट सोचे थे शॉर्ट टर्म में. तो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण भी फेलियर हो सकते हैं. फिर शॉर्ट टर्म इंटरनल फेलियर भी हो सकता है, नैनो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पाई. लॉन्ग टर्म इंटरनल फेलियर भी हो सकता है, नैनो का अपना प्लान शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात. तो रिस्क हमेशा होती है मेरे भाइयों स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में. अब देखो मैं तुम्हें बैलेंस वाला पॉइंट बता रहा था कि तुम्हें हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में राइट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा. जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं तो इंटरनल एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट था मार्क जुकरबर्ग का, फेसबुक के मैनेजर कह लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो, सीईओ कह लो, करता धरता कह लो, पिता कह लो फेसबुक के, वो है मार्क जुकरबर्ग. तो मार्क जुकरबर्ग इज द मैनेजमेंट. मार्क जुकरबर्ग की स्ट्रैटेजी थी कि भैया मैं सोशल नेटवर्क बनाऊंगा ना. व्हाट डू वी मीन बाय सोशल नेटवर्क? मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया था, आई टेल यू द रियल स्टोरी कि मार्क जुकरबर्ग ने आखिरकार फेसबुक बनाया कैसे. आई जस्ट गिव यू द ग्लिम्स. क्या हुआ, मार्क जुकरबर्ग का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था. मार्क जुकरबर्ग जो थे वो ही वॉज वेरी शैटर्ड बाय दैट केस. यार 18-19 साल का लड़का क्या सोचेगा अगर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है तो बहुत दुखी था. एक बियर हाथ में थी एंड ही वाज जस्ट मेकिंग सम कोड्स और हैकिंग द वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग. तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि बीबीए का एक सेगमेंट हो गया, एमबीए का एक सेगमेंट हो गया, बीकॉम ऑनर्स का एक सेगमेंट हो गया, तो वैसे ही हार्वर्ड में अलग अलग सेगमेंट्स थे. तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, किसी एक सेगमेंट की लड़कियों की फोटो दूसरे सेगमेंट में डाल दी. एंड गेस व्हाट, उस वेबसाइट हैक करने पर, मतलब कॉलेज की वेबसाइट ऐसे ठप पड़ी रहती, कोई नहीं जाता वेबसाइट पे, कोई क्लिक भी नहीं करता था लिंक पे. पर जैसे ही मार्क जुकरबर्ग ने एक सेगमेंट की लड़कियों की फोटो उठा के दूसरे सेगमेंट में डाल दी और वेबसाइट पे फोटोज बड़ी बड़ी दिखने लगी, तो लोगों ने वेबसाइट को देखना शुरू किया. पीपल स्टार्टेड रिव्यूइंग द वेबसाइट. और मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर. क्यों? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने कुछ ऐसा किया था जो उन लोगों के लिए फेमिलियर था, उन लोगों के लिए बातचीत करने के लिए एक टॉपिक था. So, it spreaded like anything. That was the point Mark Zuckerberg realized कि people take so much interest about what is going in other person's life. तो मार्क जुकरबर्ग ने सोचा यार अगर मैं खुद की एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दूं ऑल अक्रॉस द ग्लोब जहां पर लोग एक दूसरे के लाइफ के बारे में जान सकते हैं, so people would be trafficking on that link, people would be trafficking on that network, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे. That was the idea जो एकदम से मार्क जुकरबर्ग को आया. अगर तुमने सोशल नेटवर्क देखी हो नेटफ्लिक्स पे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देखी तो प्लीज देखना, वो मूवी जबरदस्त मूवी है. एंड गेस व्हाट, मार्क जुकरबर्ग दैट डे डिसाइडेड कि मुझे यार सोशल नेटवर्क बनाना है. आई वॉन्ट टू मेक फेसबुक इवेंचुअली बाद में नाम आया, पर दैट वॉज द थॉट कि मुझे सोशल नेटवर्क बनाना है. तो स्ट्रैटेजी was to create a social network where people can interact with each other and people can know about the life of their acquaintances. और फाइनली मेरे भाइयों, रिसोर्स क्या था उनके पास? रिसोर्स था इंटरनेट. इंटरनेट ही एक चीज़ थी जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखती है. अब गेस व्हाट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस टाइम क्या चल रहा था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस टाइम ट्विटर नहीं था, उस टाइम था ऑर्कुट.
मेरे को लगता है जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट बनी है सब गर्लफ्रेंड के कारण ही बनी है, क्योंकि ये जो ऑर्कुट है ना, ये ऑर्कुट भी जिस व्यक्ति ने बनाया था वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए बनाया था। उसकी गर्लफ्रेंड बचपन में कहीं बिछड़ गई थी, तो ही क्रिएटेड ऑर्कुट जस्ट टू फाइंड हिज गर्लफ्रेंड। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑर्कुट वाज देयर, पर ऑर्कुट में फोटोज वगैरह इतने हैंडी तरीके से तुम लोग डाल नहीं सकते थे। तो ऑर्कुट वाज अ वेरी ओल्ड सोशल नेटवर्किंग। मतलब जैसे MS DOS और विंडोज़ में जितना फ़र्क है उतना ऑर्कुट और फेसबुक में फ़र्क है। तो ऑर्कुट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत कम लोग ऑर्कुट एक्सेस कर पाते थे, इमेजेस डालना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मार्क जुकरबर्ग क्रिएटेड अ बेटर वर्जन ऑफ ऑर्कुट दैट इज कॉल्ड फेसबुक। तो मेरे भाइयों, इंटरनल एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज को मिलाकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, दिस इज व्हाट मार्क जुकरबर्ग डिड एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। फिर ये सब हम लोग पढ़ चुके। आज हमें कहानी शुरू करनी है मेरे भाइयों, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं वाइल डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस? मेरे भाइयों, हम लोग उन पॉइंट्स पर बात करें, उन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर डिस्कशन जिससे उन पॉइंट्स पर डिस्कशन जिससे इंडस्ट्री और कंपटीशन के बारे में नॉलेज लिया जा सके। अरे सिंपल बात करता हूँ यार, वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। मुझे बताओ, अगर तुम्हें पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है यार, लेट स्टार्ट विद समथिंग रियली बेसिक, लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है तो तुम बिजनेस खोलने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? तुम लोग पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, समझोगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल क्या है, इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में तहलका ला देते हैं, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे पास होने चाहिए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं कि मुझे एयरप्लेन इंडस्ट्री में घुसना है, पर मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास तो 20 रुपए जेब में, मैं कैसे घुस सकता हूँ एयरप्लेन इंडस्ट्री में? Obviously it is not possible. Before entering into the business and before even thinking of an idea of entering into an industry, मुझे पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स कौन कौन से हैं, उस इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं इंडस्ट्री में। वो इंडस्ट्री डायनामिक है, वो इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आई शुड नो बिफोर हैंड, इससे पहले कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। तो देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले, अंडरस्टैंड द डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे पहला पॉइंट है मेरे भाइयों, अंडरस्टैंड द डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर से मेरा मतलब है कि जिस भी तुम लोग इंडस्ट्री में एंटर करने जा रहे हो, पता करो कि उसका मार्केट साइज कितना है। अरे वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है कि वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है? इज इट एट एन इंट्रोडक्शन स्टेज और इज इट एट ए ग्रोइंग स्टेज? तो स्टेज क्या है, फिर पता करो उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। भैया अगर मान लो मैं एजुकेशन बिजनेस की बात करूँ तो एजुकेशन बिजनेस में मार्केट साइज इज ह्यूज। डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हो। अगर मैं फिजिकल की बात करूंगा तो फिजिकल में मार्केट साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉल, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस द मार्केट साइज इज बिग। यू कैन grab or tap any number of students as you want. It depends upon कि तुम कितने अग्रेसिव हो। तो मार्केट साइज इज ह्यूज,
प्रॉफिटेबिलिटी, एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो इट इज सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो लगभग 30% होता है। मतलब तुम लोग अगर सेल्स करते हो 100 रुपये की तो करीबन 30 रुपये तुम्हारे प्रॉफिट होते हैं। अगर मैं एक ट्रेडर की बात करूं जो मान लो इंदौर के सियागंज बाजार में बैठा हुआ है तो उस ट्रेडर की प्रॉफिटेबिलिटी होती है 2 से 3%, लेकिन वहां पे जो टर्नओवर होता है मेरे भाइयों, वो टर्नओवर गजब का होता है। दैट टर्नओवर इज ह्यूज। देखो दो टाइप के बिजनेस होते हैं, या तो टर्नओवर को बड़ा बना लो और प्रॉफिटेबिलिटी कम कर लो, या फिर टर्नओवर कम रखो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा लो। दोनों ही केसेस में तुम्हें भयंकर प्रॉफिट होने वाले हैं। सिर्फ बात इतनी सी, किसी बिजनेस में टर्नओवर ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, किसी बिजनेस में टर्नओवर कम होगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब मैं तुम्हें कहता हूं कि इंडस्ट्री के डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर समझो, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इंडस्ट्री में समझो कि कितना मार्केट साइज है, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का स्टेज कौन सा है, इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी, एंड लाइक व्हाट सब्सिडीज आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री इन द सिनेरियो ऑफ द करंट कल्चर आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मेरे भाइयों, दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। तो देखो यहां पर भी ये लिखा है, तुम लोग रीड कर सकते हो। इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेरे भाइयों ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि सेम बायर्स पैट्रोनेज के लिए फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग फॉर द सेम बायर्स पैट्रोनेज। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स हु आर फाइटिंग फॉर द सेम बायर्स पैट्रोनेज। अब देखो यहां पे भी सेम पॉइंट लिखे हुए, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स whose products have same and similar attributes such that they compete for the same buyers. Factors to consider in profiling industry economic features: market size, scope of competitive rivalry, market growth rate, number of rivals, their relative sizes, small and dominant companies, etc. ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया मेरे भाइयों। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। मतलब आज हम लोग यहीं तक पढ़ पाएंगे, बस ये दूसरे पॉइंट से आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ाने वाला हूँ। तो दूसरा पॉइंट है मेरे भाइयों नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। तो अगर मैं किसी इंडस्ट्री में बिजनेस खोलूंगा तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। मेरे भाइयों कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है, पहले ये तो समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल क्या है। हम लोग बिजनेस खोलने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब है मेरे भाइयों पता करो कि इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, पता करो इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना है। भाइयों तुम्हें पता करना पड़ेगा कि यार इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी तरफ से कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, इंडस्ट्री कुल मिलाकर कितनी कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी उतना कम प्रॉफिट होगा। अगर एक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है मेरे भाइयों प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अगर इंडस्ट्री में खूब सारा कंपटीशन है, देयर आर मल्टीपल फर्म्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, और तुम उसमें नई कंपनी लेकर आने वाले हो तो बहुत मुश्किल जाने वाली है। लेकिन अगर तुम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस रहे हो जहाँ पे कंपटीशन कम है तो तुम्हें पता है कि तुम अपने हिसाब से मार्केट चला सकते हो, यानी कि तुम प्रॉफिटेबिलिटी ऊंची रख सकते हो, तो दैट इंडस्ट्री विल बिकम अट्रैक्टिव। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है या नहीं। तो अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इंडस्ट्री इज लेस अट्रैक्टिव। लेकिन अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है एंड इंडस्ट्री इज हाईली अट्रैक्टिव। जैसे अगर मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट दैट इज हाईली अट्रैक्टिव, यहाँ पर अभी कंपटीशन कम है, पर मेरे भाइयों उसके पीछे भी अगर तुम समझोगे तो एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। आज तक तुम लोगों ने कोई कार बनाई नहीं है, पहली बार तुम लोग कार बनाओगे और वो भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक,
दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. टेस्ला इतने सालों में कर पाया, तुम कैसे करोगे? खैर, टेस्ला मार्केट लीडर था, पायोनियर था. यू कुड बी मार्केट फॉलोअर. तुम लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चोरी करके, मतलब काफी हद तक कॉपी करके अपने इलेक्ट्रिक कार्स बना सकते हो, बट अगेन दैट वुड बी अ ह्यूज चैलेंज. पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इंडियन मार्केट में अभी कोई कंपटीशन नहीं है. टेस्ला एक तरफा रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया को व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रिक कार्स. धीरे 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 नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं. टाटा ने भी अब इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दिए. टाटा टाइगोर, इफ आई रिमेंबर, दैट इज द इलेक्ट्रिक कार विच इज बीइंग लॉन्च इन इंडिया. तो इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसलिए अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है. पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में कंपटीशन कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी ह्यूज. इनिशियली तुम लोग इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, और इसीलिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिव भी है. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. ये पता कैसे करोगे कि इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना और कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है? तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. नाउ व्हाट इज दिस पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल? तो ध्यान से सुनना, यही पढ़ना है हमें आज, यही डिस्कस करना है. जितना मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर पाएंगे उतना आज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को डिस्कस करेंगे. तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल मेरे भाइयों कहता है, टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, to understand competition in an industry, start studying the group of competitors. अरे सिंपल सी बात है. पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बोलता है कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में ये पता लगाना है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, या इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, तो तुम्हें सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स का एक ग्रुप बनाना है और उसको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है. जैसे मान लो अगर मैं कोई नया टूथपेस्ट लेके आने वाला हूँ, दंत मंजन चमकदार, चमकदार दंत मंजन, है ना, ऐसा कोई मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ, तो फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया यहाँ पे मार्केट लीडर कौन है. तो आई रियलाइज मार्केट लीडर इज कोलगेट. फिर मार्केट फॉलोअर कौन है? मार्केट फॉलोअर इज पेप्सोडेंट. ओके. और इंडियन मार्केट में कौन चलता है? डाबर, बबूल. तो ऐसे बहुत सारे पेस्ट है. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि टूथपेस्ट मार्केट वर्क कैसे करते हैं. तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को समझना है, तो सबसे पहले तुम लोग कॉम्पिटिटर्स का एक ग्रुप बनाओ और उस पर लगातार रिसर्च एंड एनालिसिस करो. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कहता है, द कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री, the competition in an industry depends upon the following 5 forces. पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कहता है मेरे भाइयों, किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन डिपेंड करता है 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे. अब वो 5 फोर्सेस कौन कौन सी, ध्यान से देखो. सबसे पहले होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. ये हम लोग वापस भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, पर मैं फिर भी एक बार तुम्हें बेस तो पढ़ा ही देता हूँ. जितना मैक्सिमम कवर कर पाऊँ उतना तो कवर कर ही देता हूँ. तो एक होता है मेरे भाइयों थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. एक होता है बायर्स बार्गेनिंग पावर. एक होता है मेरे भाइयों सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. एक होता है मेरे भाइयों थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट्स. और फाइनली एक होता है राइवरी.
तो मेरे भाइयों, पोर्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें पता लगाना है किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, तो तुम्हें इन 5 फोर्सेस को चेक करना है। मतलब अगर तुम लोग किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल पता लगाना चाहते हो, तो पहले ये समझो कि उस इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कितने हैं, बायर्स बार्गेनिंग पावर कैसी है, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर कैसी है, थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट्स क्या क्या है, और राइवरी कैसी है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल बोलता है किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को समझने के लिए तुम्हें इन 5 फैक्टर्स पे फोकस करना है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी 5 में से एक भी फैक्टर नहीं आता, धीरे धीरे करके हम लोग सारे फैक्टर पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों बात करते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स पे। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंच होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंच, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे भाइयों, मैं अगर तुम्हें बात करूं रेलवे की, तो मुझे बताओ क्या रेलवे को कभी भी कस्टमर्स लूज होने का डर है? क्या रेलवे को कभी भी कस्टमर्स लूज होने का डर है? नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे इज अ मोनोपोली, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, ओनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर चलो मैं तुम्हें बात करता हूं किराने की दुकान की। किराना दुकान बताओ, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? रेलवे में तो भैया कस्टमर्स कभी लूज नहीं हो सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेल चला सकती है, दुनिया में और कोई, सॉरी इंडिया में और कोई रेल नहीं चल सकती। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग रिलायंस की ट्रेन में बैठ के जा रहे हो या टाटा की ट्रेन में बैठ के जा रहे हो। टाटा ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफर कर दिया था कि रेलवे आप हमें भेज दो, हम इसको प्रॉफिटेबल बना देंगे। रेलवे को सिर्फ एक आदमी प्रॉफिटेबल बना पाया है और वह है लालू प्रसाद यादव। वो भी उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया था कि आपने इंडिया रेलवे को प्रॉफिटेबल कैसे बना दिया बताइए। बाद में वो तो पता चला जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ भी गए कि सब घोटाले किए थे, अकाउंट्स में फ्रॉड था, कोई प्रॉफिटेबल नहीं था रेलवे, पर अकाउंट्स को उन्होंने इस तरह मैनिपुलेट कर दिया कि रेलवे प्रॉफिटेबल दिख रहा था। तो लालू प्रसाद यादव की जय और इंडियन मिनिस्ट्री की भी जय, वो तो ज़बरदस्ती लोग हैं, लालू प्रसाद यादव का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो फाइनली रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे इज अ मोनोपोली, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, हर कोई एंटर नहीं हो सकता। और हर कोई एंटर नहीं हो सकता इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज मोनोपोली इन रेलवे। वो अपने हिसाब से प्राइसेस सेट कर सकती है। रेल में अगर तुम्हें कहीं पर भी ट्रैवल करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेल से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटाइजेशन भले ही किए गए, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, बट इवेंचुअली इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेलवे। तो इंडियन रेलवेज ही है, मोनोपोली है। लेकिन अगर किराने दुकान की बात करूं तो एनीवन कैन एंटर। तो मेरे भाइयों, जब मैं तुमसे बात करूं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की, तो रेलवे की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे कंपटीशन जीरो हो जाएगा और यहां पे कंपटीशन विल बी टू हाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे भाइयों, किराने की दुकान कोई नया आदमी भी आकर किसी भी दिन खोल सकते हैं, पर अगर मैं रेलवे की बात करूंगा तो कोई भी आदमी कितनी भी कोशिश कर ले वो रेलवे नहीं खोल सकता, बिकॉज दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अगर मैं बैंकिंग की बात करूंगा तो बैंकिंग में नॉट एनीबडी कैन एंटर, रिक्वायर्स lot of legal compliance. Even Tata and Reliance didn't get the license. तो अगर मैं लाइसेंस की बात करूंगा मेरे भाइयों बैंकिंग की, तो बैंकिंग भी हर कोई बैंक खोल के बैठ जाएगा क्या? मैं ही खोल लेता हूँ कल से बैंक, अनुराधा मैं भी खोल सकता हूँ बैंक अनुराधा जैसे, बोल देता हूँ कि भैया जो भी पैसे डिपॉजिट करोगे उसके डबल पैसे मिलेंगे, आओ मेरे पास डिपॉजिट्स करो। कल से मैंने बैंक खोल लिया, पीपी बैंक।
नहीं खोल सकता यार, दैट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस. मुझे बहुत सारी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बैंकिंग कंपनी खोल पाऊंगा. तो टाटा और रिलायंस ने इतनी मेहनत करी है बैंकिंग के लिए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बट फिर भी उनके पास आज भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बैंकिंग और रेलवे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैं किराने की दुकान की बात करूँ तो कोई भी किराने की दुकान कभी भी खोल सकता है. सोचो मैं विद्युदय के सामने दुकान लगा के बैठा हुआ हूँ, मैंने बढ़िया सुट्टे की दुकान लगा ली विद्युदय के सामने, वहाँ पे चंचल रख ली, लड़ी लगा दी विमल की, पान की लड़ी लगा दी और ऐसे सब मैंने सामान वामान रख लिया. अब क्या हुआ, बच्चा क्लास अटेंड करता है, फिर कॉस्ट का एक क्वेश्चन कराते हैं अनुभव सर, कॉस्ट के क्वेश्चन में उसको प्रेशर आता है, वो नीचे जाता है और सिगरेट फूकते हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं. तो ऐसे विद्युदय में सेल्स खूब बढ़ गई सिगरेट्स की. अब गेस व्हाट, जब गौरव सर ने देखा कि अरे यार प्रतीक सर तो क्या ज़बरदस्त कमा रहे हैं सिगरेट की सेल्स बढ़ा बढ़ा के, चलो कल से गौरव सर ने यहाँ पे टाट बिछाई और गौरव सर ने अपनी सिगरेट्स बेचना शुरू कर दी, उन्होंने भी लड़ी लगा दी. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं गौरव सर को एथिकली कुछ बोल नहीं सकता. गौरव सर गलत नहीं है, वो कहीं पर भी टाट पट्टी बिछाकर बेचना शुरू कर सकते हैं. मैं भी, हाँ मैं ऐसे गौरव सर के लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ. नहीं तो तुम कोई गौरव सर का प्रेमी हो, बोले वीडियो बना के भेज दिया, बोले गौरव सर देखो ऐसा बोला जा रहा है लेक्चर में आपके बारे में, मैं नहीं सुन सकता. तो मैं गौरव सर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो अगर मैं भी बैठा हूँ टाट पट्टी लगा के तो नो बडी कैन ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि इसके लिए कोई लीगल रेगुलेशंस नहीं है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये आसान है, एनी बडी कैन डू इट. तो मेरे भाइयों, जब एक इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव. तो मेरे भाइयों, जब भी न्यू एंट्रेंट्स एंटर होते हैं इन द इंडस्ट्री तो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव होती है. तो मेरे भाइयों, जिस भी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ज्यादा है, नए 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 लोग आते ही जाते हैं, वो इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव होती है. क्यों? क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स अगर आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, न्यू एंट्रेंट्स अगर आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा तो फाइनली प्राइस विल फॉल, और प्राइस अगर फॉल होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी विल फॉल, एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉल मतलब इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव. तो भैया, न्यू एंट्रेंस का थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट है. अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में लगातार नए नए लोग एंटर होते जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव. तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ने बोला कि एक इंपॉर्टेंट फोर्स है ये डिसाइड करने के लिए कि इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है. अब तुम लोग न्यू एंट्रेंट्स को आने से रोक कैसे सकते हो? दो चीजें होती है मेरे भाइयों, एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर. अगर तुम्हें न्यू एंट्रेंट्स को आने से रोकना है, सो वन हैज टू क्रिएट एंट्री बैरियर्स. for protecting the industry from new entrants. तो अगर तुम्हें मेरे भाइयों इंडस्ट्री को बचाना है नए एंट्रेंट से, नए नए लोग जो इंडस्ट्री में एंटर करे, अगर तुम्हें इंडस्ट्री में नए लोगों को आने से रोकना है तो तुम्हें इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा. अब प्रोटेक्ट कैसे करोगे इंडस्ट्री को? बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स. एंट्री बैरियर्स, यहां पे मैंने बैरियर्स लिखा है, उसको एंट्री बैरियर्स कर लो. नाउ व्हाट आर एंट्री बैरियर्स? नंबर 1, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. एयरप्लेन बिजनेस, हर कोई एंटर हो जाएगा क्या? किसी ने मुंह उठाया, बोले चलो अब एयरप्लेन बिजनेस में एंटर हो जाता हूं. इट इज नॉट पॉसिबल. एयरप्लेन बिजनेस के लिए यू रिक्वायर ह्यूज कैपिटल. टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस, कैन एनीबडी एंटर? अरे भैया, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी बहुत सारा कैपिटल लगता है. अनिल अंबानी जी रोड पे आ गए, करोड़पति थे एक टाइम पे, ही बिकेम रोडपति. मतलब बॉलीवुड अभिनेत्रियों से लेकर पूरे बॉलीवुड में अनिल अंबानी वाज अ बिग नेम, रोडपति हैं आज. क्यों? बिकॉज रिलायंस जो पुराना वाला था निपट गया टेलीकम्युनिकेशन में. एयरसेल लिक्विडेट हो गया झटके में. किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई. क्यों? विजय माल्या ने खूब लॉस उठाया उसमें. तो मेरे भाइयों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि हाई कैपिटल पे ऑपरेट करती है, वहां पे हर कोई एंटर नहीं हो सकता. नॉट एवरीबडी कैन एंटर इनटू द एयरलाइंस बिजनेस और द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस बिकॉज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज यूज्ड
तो एक एंट्री बैरियर क्या हो सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कैपिटल ज़्यादा लगेगा इंडस्ट्री में आने के लिए तो बहुत कम लोग होंगे जो इंडस्ट्री में उतना कैपिटल डाल सकते हैं। अब मान लो तुम्हें टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में जाना है, लड़ पाओगे जियो से? लाओ, पहले लाओ 200 करोड़ रुपए सामने रखो, उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की बात करना। तो कल का पास हुआ लौंडा सीए जो अभी अभी बने, क्या वो बोल देगा कि मेरे को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में जाने? अरे भाई नहीं जा सकते। until and unless you have huge amount of capital you cannot enter into the telecommunication business. तो अगर telecommunication business में enter होना है so you require capital first, so this is the big entry barrier. और अगर entry barrier strong है तो new entrant नहीं होगा, कोई नया आदमी घुस नहीं पाएगा ना, क्योंकि entry barrier strong है। entry barrier strong है मतलब capital requirement is huge। एक ये point हो गया। दूसरा point हो सकता है मेरे भाइयों differentiation। The second point could be differentiation. Now what do you mean by differentiation? अरे हो सकता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट इतना डिफरेंट हो कि कोई और बना ही नहीं पाए, जैसे एप्पल्स iOS, या फिर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोको कोला, पेप्सी। तो कल को रमेश उठ के आ गया, बोले मेरे को कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में जाना है। तो रमेश से पूछा बेटा फॉर्मूला पता है क्या? तो रमेश ने बोला वो तो नहीं पता पर बिजनेस में तो जाना है। तो रमेश को बोलेंगे भाई फोकट की बात मत कर, पहले फॉर्मूला पता करके आ, उसके बाद फिर तू कोको कोला और पेप्सी जैसी कंपनी बनने की बात करना। तो कोको कोला और पेप्सी को आज तक कोई टच क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कोको कोला और पेप्सी का प्रोडक्ट हाईली डिफरेंशिएटेड है। Nobody can make a soft drink like Coca-Cola and Pepsi is making. They have a simple formula. बस वो फॉर्मूला किसी को नहीं पता है। अगर वो फॉर्मूला लीक हो जाए, वो पेटेंट वाला फॉर्मूला मार्केट में आ जाए, तो एवरीबडी कैन मेक कोको-कोला एट देयर होम्स। उन्हें जरूरत नहीं फिर कोको-कोला की, वो खुद बना लेंगे कोको-कोला। इंडिया में फैक्ट्रीज लग जाएंगी कोको-कोला की हर जगह। तो मेरे भाइयों कोको-कोला और पेप्सी अपना फॉर्मूला शेयर नहीं करते। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि इन दोनों को आज तक कोई हिला नहीं पाया है। एप्पल का iOS बना लो, दे दो टक्कर एप्पल को, आज तक कोई नहीं दे पाया। नोकिया बाहर हो गया अपने ओएस के चक्कर में, एंड्रॉयड भी आया है, अभी भी आईओएस को टक्कर नहीं दे पाया। आईओएस जितना सेफ एंड सिक्योर है उतना एंड्रॉयड कभी हो ही नहीं सकता। आईओएस में जितने तुम्हें एडवांटेजेस मिलते हैं, मुझे नहीं लगता एंड्रॉयड में उतने एडवांटेजेस मिलते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग वन प्लस के बहुत बड़े फैन होंगे, मुझे ये भी पता है कि तुम लोग भी एंड्रॉयड चलाते हो, तुम लोग एंड्रॉयड से काफ़ी खुश हो, मैं भी हूँ। इट इज़ ईजी टू यूज़। पर आईओएस के जो सेफ्टी फीचर्स और जो एप्लीकेशंस और फीचर्स आईओएस के पास है, शायद वो तुम्हें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड्रॉयड भी ना दे पाए। तो iOS is very safe. It is one of its own kind. Nobody can have an operating software like iOS. इसलिए तो Apple इतना चल रहा है। तो Apple के iOS का एक्सेस किसी और के पास है नहीं, तो इट इज़ अ हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो Apple प्रोटेक्टेड है, वो किसी नए को घुसने नहीं देगा, तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होगी एंड इंडस्ट्री विल रिमेन अट्रैक्टिव। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक पॉइंट हो सकता है, डिफरेंशिएशन एक पॉइंट हो सकता है। देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज कॉल्ड स्विचिंग कॉस्ट। There is one more point which is called switching cost. Windows. मान लो तुमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर में ऑलरेडी विंडोज डाला हुआ है। अब अगर कोई नई कंपनी आती है जिसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज से भी अच्छा है, लेट्स सपोज, वैसे तो आएगा नहीं विंडोज से अच्छा, विंडोज इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड इट इज द बेस्ट अवेलेबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर्स इन द मार्केट। इनफैक्ट इट वॉज ट्राइड इन फोन। नोकिया ने भी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के नाम से फ़ोन में ट्राई किया, पर फ़ोन में इतना हिट नहीं हुआ। लेकिन नोकिया लूमिया, याद करो, फ़ोन में इतना हिट नहीं हुआ, लेकिन डेस्कटॉप पे विंडोज़ से बेटर वर्जन तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर मैं विंडोज़ की बात करूंगा मेरे भाइयों, तो विंडोज़ इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड। पर विंडोज़ क्यों मार्केट से बाहर नहीं हो सकता? क्योंकि विंडोज़ ने हर एक कंप्यूटर मेकिंग कंपनी के साथ टाई अप कर चुका है, चाहे वो डेल हो, चाहे वो HP हो। एवरीबडी यूजेस विंडोज़ अपने कंप्यूटर्स के लिए, अपने लैपटॉप के लिए। तो अगर विंडोज़ के अलावा कोई अच्छा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ भी गया और उसने तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भैया मेरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, तो तुम क्या बोलोगे? भाई ऑलरेडी विंडोज़ के बहुत पैसे दे के आए हूँ। अब अगर मैं विंडोज़ से स्विच करता हूँ टू अदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ज़बरदस्ती फोकट में मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। इसको कुछ इस तरीके से समझो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ही, ऑफकोर्स आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ लोग बोल देते हैं मेरी शक्ल देख के डिग्री दिखाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हूँ, तुम मेंबरशिप नंबर मेरा लेके चेक कर सकते हो। तो मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, मैं एक सी हूँ, मेरा एक ऑफिस है, ये मानने वाली बात है, मेरा ऑफिस है नहीं। तो देयर इज़ वन ऑफिस जिसमें आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, खूब सारे आर्टिकल्स। 10 कंप्यूटर्स है, मैंने 10 के लिए टैली ले लिया, आज ही लिया।
कल कोई और सेल्समैन आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया, बोले सर टेली छोड़ो, मैं आपको नया SAP दिखाने आया हूँ, ज़बरदस्त SAP है ये, आप इसको यूज़ करो। मैंने बोला भाई सुन, मैं मानता हूँ तेरा SAP बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है, मेरे लिए एडवांटेजेस भी है, लेकिन मैं टेली में ऑलरेडी पैसा लगा चुका, और जब मैं टेली में ऑलरेडी पैसा लगा चुका तो अब मैं टेली से तेरे नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट उग जाएगी। तो स्विचिंग कॉस्ट मतलब जब तुम ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को दे चुके हो, खरीद चुके हो, और उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर, तो यू कैन नॉट शिफ्ट टू द अदर प्रोडक्ट, वरना तुम्हें बहुत बड़ी स्विचिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी। सो दैट इज वाई विंडोज इज वन ऑफ इट्स ओन, और इसलिए विंडोज को अभी कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो यार ये है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। जितने कम न्यू एंट्रेंस होंगे उतना कम कंपटीशन होगा, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उतनी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी। तो ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में से एक फोर्स हुआ है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो जब भी किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो ये चेक कर लो कि वहाँ पे एंट्री बैरियर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर एंट्री बैरियर स्ट्रॉन्ग है मतलब नए एंट्रेंस ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक रहेगी। सो दिस इज वन फोर्स टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। तो आज इतना ही ले रहा हूँ मेरे भाइयों, और भी हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पर आज यही रोक रहा हूँ, बचे हुए पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेरे भाइयों, यू नो द रेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।